हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सरकारी जॉब तक। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आरआरबी जेई वैकेंसी 2024 के फॉर्म फिलअप के बारे में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को देखेंगे और इस वैकेंसी के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको पहले कुछ बता दूंगा। अगर इस चैनल पे पहली बार आप आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें और शेयर कर दें। तो चलो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। तो जैसा कि आपको पता है, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका आज 30 जुलाई 2024 को स्टार्ट हो गया है और इसका लास्ट डेट रहेगा 29 अगस्त 2024। जेई के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें आपका जो है मॉडिफिकेशन का विंडो जो है वो चालू होगा 30 अगस्त से 8 सितंबर तक के लिए रहेगा। अगर इनकेस अगर कोई आपको मॉडिफिकेशन करना हो, फॉर्म फिलअप के बाद कोई एरर हो गया हो आपसे, तो उसमें आप कर सकते हैं इसमें। लेकिन ये ध्यान रखें, चूज एन आरआरबी जो है वो मॉडिफाई नहीं हो सकता भाई। इसमें 2 तरह की पोस्ट हैं जो आपको दिखा देता हूँ इसमें। जिसमें अभी सबसे बड़ी चीज़ है एज जो है, इसमें 18 से 36 साल कर दिया गया। 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है जो कोविड की वजह से, वो इसमें इंक्लूड है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है बाकी सभी जो लोग तैयारी कर रहे थे आरआरबी जेई की, उन सभी को। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप बने रहिए, थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा। और इसमें जो है फ़ीस वगैरह आपको पता ही होगा, जो जनरल और AWS OBC के लिए 500 फीस है, और बाकी जो भी SC ST एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी या EBC जो है उनके लिए 250 की फ़ीस है, जो बाद में फर्स्ट CBT 1 देने के बाद रिफंड हो जाएंगे उसमें से आफ्टर डिडक्शन के बाद। इसमें एक चीज़ और आपको बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा। जो मेन चीज़ है इसमें, जो एग्ज़ाम ग्रुप है, मतलब आपका जो इंजीनियरिंग में या डिप्लोमा में जो भी ब्रांच है उसके अकॉर्डिंग आपको ये देखना ज़रूरी है कि आप किस एग्ज़ाम ग्रुप में आ रहे हैं। ये सारे, जैसे मान लीजिए मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग में इतने सारे उसमें आ रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से लेकर के टूल्स एंड डाई मेकिंग इंजीनियरिंग, ये सारे उसके सब ग्रुप्स हैं। उस सब डिपार्टमेंट से जो मैकेनिकल में आएंगे, जैसे इलेक्ट्रिकल का है तो जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग होगा उसके मिला हुआ वो सारा उसमें आएगा। ये अपना आप देख लीजिएगा एक बार, इसको जरूरी है देखना, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा आगे चल के आपको एग्ज़ाम ग्रुप उसमें। और एग्ज़ाम भी जब आप देंगे CBT 2 तो उसमें उसी के अकॉर्डिंग आपको आएगा एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चंस वगैरह। तो अभी इसमें आ जाते हैं फ्रेंड्स हम अपने रेलवे के वेबसाइट पे। और इसमें 2 चीज़ें, अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं, अगर आप पहली बार अप्लाई करेंगे, अगर इनकेस आपने अप्लाई किया हुआ है इससे पहले आपने असिस्टेंट लोको पायलट में या फिर CRPF में, तो आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो इसमें जब आप करेंगे क्रिएट एन अकाउंट पे जब करेंगे तो पहले बताएगा। अगर आपने इससे पहले किया हुआ है कोई भी वैकेंसी में, आप पहले LP में, चाहे सब इंस्पेक्टर वाले में या फिर टेक्नीशियन वाले में, तो आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं। फिर आप डायरेक्ट उसी यूज़र नेम से लॉगिन कर सकते हैं। नहीं किया तो आपको जो है क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना पड़ेगा। फिर आप क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। उसमें आपको कंट्री ऑफ नेशनलिटी पहले डालना पड़ेगा, इंडिया से तो इंडिया डालना है। उसके बाद आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालेंगे, अपना फुल नेम आपको लिखना है, जो भी आपका XYZ नाम होगा उसको आप रीटाइप करके यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। जब आप करेक्ट नाम लिखेंगे, जब कोई भी एरर नहीं रहेगा, तो यहाँ पे एक टिक लग के आ जाएगा ग्रीन कलर का। इसलिए दिया गया ताकि कोई एरर ना हो सके आपको फॉर्म भरते समय। फिर आपको अगर कभी नाम चेंज किया तो उसमें आप यस करेंगे, नहीं किया तो नो कर देंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ आप डालेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा उसको फिर से रीटाइप करेंगे वेरिफिकेशन के लिए। फिर जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे, जेंडर को रीटाइप करेंगे, उसको भी जो है आपको वेरीफाई करना है ताकि कोई भी एरर ना रह जाए फ्रेंड्स। इसलिए आजकल एप्लीकेशन फॉर्म्स में ज़्यादातर में ये 2 तरह का प्रोसेस दे दिया उन लोगों ने। फादर्स नेम में फिर से आप XYZ डालेंगे, रीटाइप में आप XYZ जो है सेम जो भी आपका नाम होगा फिर फादर का वो आपको डालना है। मैं ये एक एग्जाम्पल के XYZ बता रहा हूँ। मदर्स नेम में जो आपका नाम है माता का वो डालना है, रीटाइप करना है फिर से उसको वेरीफाई करने के लिए। इस चीज़ का आपको काफ़ी ध्यान देना है। देखिए, जैसे मैंने डेट ऑफ बर्थ में नहीं डाला तो उसमें टिक नहीं लगा हुआ। अभी जैसे मैं जब ये आधार वेरिफिकेशन पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ और क्लिक करने के बाद वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो देखिए लिख के आ रहा है कि आप पहले डेट ऑफ बर्थ आपने डाला नहीं, वो डालिए। डेट ऑफ बर्थ में फिर जा करके सेम डेट ऑफ बर्थ में डाल देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ जब मैं सेम डालूँगा तो वो वहाँ पर भी देखिए ग्रीन कलर का टिक करके आ जाएगा। अभी देखिए क्रॉस है, जब सही होगा तो टिक करके आ जाएगा। देखिए टिक करके आ गया। अब मैं आधार नंबर डाला हूँ, वेरीफाई पर क्लिक करूँगा तो इसमें ऑप्शन आएगा। देखिए इसमें पूछ रहा है कि माय आधार डिटेल्स आर सेम एज पर दी मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। अगर क्लास 10 के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपका सब कुछ सेम है आधार का डिटेल, तो आपको क्लिक कर देना ओके। तो ये डायरेक्टली ये जो ले लेगा डिटेल आपका जो सर्टिफिकेट में और जो आधार में, वो क्लिक हो जाएगा। और आपको एक्सेप्ट करके डिक्लेरेशन वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करेंगे तो
आपका आधार कार्ड वेरीफाई होके आ जाएगा। उसके बाद आपको नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जाना है। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपका सारा पहले तो ईमेल एड्रेस डालना है, जो आपका एक्टिव ईमेल एड्रेस रहेगा पूरे भर्ती के दौरान, कोशिश करें वही ईमेल आईडी डालना है। आप उसको जनरेट विद ओटीपी के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ओटीपी आएगा आपका मेल आईडी पे, वो यहाँ पे डालना है, ये वेरीफाई होगा वो भी। उसके बाद आप सेम मोबाइल नंबर के साथ करेंगे, जो मोबाइल नंबर परमानेंट रखना चाहते हैं उसको डालेंगे और उसमें जनरेट मोबाइल ओटीपी करेंगे, तो ओटीपी आएगा वो डाल देना है उसमें, वो ओके हो जाएगा। उसके बाद पासवर्ड आपको एक नया क्रिएट करना है। क्रिएट करते समय ध्यान देना है कि एक कैपिटल लेटर में एक वर्ड होगा, एक स्मॉल लेटर में एक स्पेशल कैरेक्टर होगा और एक नंबर होगा, ये सारा मिला करके पासवर्ड बनाना है और उसको दोनों बार रिटाइप भी करना है। उसके बाद आपको कैप्चा कोड डालना है और प्रोसीड एंड क्रिएट एन अकाउंट। प्रोसीड करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो हमारा पहले से मैंने अप्लाई किया हुआ, तो मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ये आपको दिखाने के लिए मैंने बनाया है यहाँ पे। तो मैं फिर से बैक आ जाता हूँ और जो है ऑलरेडी अप्लाइड पे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं साइन इन करने के लिए आप ये देखिए इंटरफेस वही खुल के आएगा दोबारा। इसमें आप मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस जिससे आपने ऑलरेडी फॉर्म अप्लाई किया होगा वो आप क्लिक कर देंगे, वो डाल देंगे। वो डालने के बाद और अपना पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद लॉगिन करेंगे आप, लॉगिन हो जाएगा। इसमें आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो आप अपना पढ़ लीजिएगा एक बार और आप उसके अकॉर्डिंग एक बार आप इस जानकारी ले लीजिएगा, जैसे मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, हिंदी इंग्लिश के अलावा और भी अगर कोई लैंग्वेज यूज़ करना है तो वो आप कर सकते हैं। और जो भी कुछ इंपॉर्टेंट इसमें दिया हुआ है एग्ज़ाम वो दिया हुआ है, आप एक बार पढ़ लेंगे। और उसके बाद जो है आप यहाँ पे आप देख सकते हो एप्लीकेशन हिस्ट्री पे भी जा सकते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, नीचे दिया हुआ है। उसके बाद आप आएंगे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है CEN 03/2024 जूनियर इंजीनियर JEE का फॉर्म है। यहाँ डिक्लेरेशन पे क्लिक करके मैं कभी आई एम नॉट करेंटली डिबार्ड में किसी भी RRB RRC से डिबार्ड नहीं हूँ, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आप डिबार्ड नहीं है तो क्लिक करना है और उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कौन सा RRB में आप करना चाहते हैं। तो आप पहले से ही डिसाइड कर लें, उस RRB को क्लिक करें फिर नेक्स्ट कर दें। देख रहे हैं फॉर्म, ये नया पेज खुल रहा है। उसमें लिखा है द डेट डाटा इज फेड, जो पुराने में डाटा में भरा हुआ था वो सारा इन्होंने फेच कर लिया पुराने वाले एप्लीकेशन से और वो एक बार मुझे यहाँ दिखा रहे हैं। तो उसमें आप देखिए वही सेम चीज़ है जो अपने पर्सनल डिटेल अभी क्रिएट एन अकाउंट के टाइम जैसे आप डालेंगे, जैसे कंट्री ऑफ नेशनलिटी हो गया, नेम हो गया, जेंडर हो गया, मैरिटल स्टेटस है, मैरिड है या अनमैरिड है वो डालना पड़ेगा। चॉइस ऑफ लैंग्वेज हो, एग्जामिनेशन में आपको कौन सा लैंग्वेज में एग्जाम देना है, जिस लैंग्वेज में आप डालेंगे वो ही खुल के आएगा जो एग्ज़ाम में, तो वो आपको डालना है। फिर डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है 10th के अकॉर्डिंग, फादर्स का नेम, ईमेल एड्रेस, रिलीजन कौन सा वो डालना है आपका, और फिर आपका जो कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है वो डालना है उसमें। फिर आपका मदर्स नेम डालना है, मोबाइल नंबर जो है वो डालना है। तो ये ऑलरेडी सब डला हुआ है, जो आप डाले हैं वो फैच होकर डाटा ये आ जाएगा क्रिएट एन अकाउंट में। जो है मदर टंग यहाँ पूछेगा तो ये डालना पड़ेगा आपको, मदर टंग क्या है। आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क 2 डालना है, ठीक है। कोई भी आपको बॉडी पे जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होंगे वो 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स वहाँ पर डालने हैं। फिर आपका कम्युनिटी का जो मैंने पहले से भरा हुआ तो ये ऑटोमेटिक आ गया, OBC से है मेरा तो भरा हुआ है, ये डालना पड़ेगा। OBC का नॉन क्रीमिलियर में आते हैं या क्रीमिलियर में ये डालना, सर्टिफिकेट का नंबर डालना। और ये चीज़ ध्यान दीजिए कि जो OBC का या जो भी आपने जनरल का या EWS का या SC ST का जिसका भी सर्टिफिकेट आपने बनाया है वो किस सक्षम अधिकारी से बनाया है वो नीचे लिखा रहता है उस पर सर्टिफिकेट पे, उसका आपको डाल देना है वहाँ पे। तहसीलदार से बनवाया है, SDM से बनवाया जो भी है तो वो लिखा रहेगा, वो तहसीलदार से हमारा बना तो हमने डाल दिया है। कौन से स्टेट से बना वो डालना है और डेट ऑफ इशू कौन से डेट को इशू हुआ है वो डाल देना है। फिर आपका पोस्टल एड्रेस पूछेगा तो प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पे आप रहते हैं वो आप डाल देंगे, जिसमें स्टेट, डिस्ट्रिक्ट भी और आपका एड्रेस होगा, विलेज टाउन। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो उसको भी क्लिक कर देंगे यहाँ पे, तो परमानेंट एड्रेस सेम हो जाएगा और उसको सेव कर देंगे डाटा को, फिर नेक्स्ट कर देंगे। देखिए नेक्स्ट पार्ट पर चला जाएगा, डाटा सेव हो गया है। अब यहाँ पे जो है पूछ रहा है एक्स सर्विसमैन डिटेल, अगर आप एक्स सर्विसमैन तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर आप PWD हैं, फिजिकली पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, फिजिकली वीक है तो वो आप उसमें डाल देंगे। फिजिकली डिसेबल्ड है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। फिर EBC अगर हैं आप, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से हैं तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। फिर आप अगर रेलवे में सर्व कर रहे हैं तो उसको करना है यस या नो। या फिर करंट एम्प्लॉयमेंट आपका कहाँ पे, अगर आप कहीं कर रहे हैं तो आप डाल सकते हैं और नहीं कर रहे हैं तो नॉट एप्लीकेबल डाल देंगे। फिर अपना बैंक डिटेल आप डालेंगे क्योंकि ये रिफंड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप एग्जाम दे देंगे CBT 1 का, उसके बाद रिफंड प्रोसेस होगा तो रिफंड के टाइम पे इनको में बेसिकली IFSC कोड चाहिए और अकाउंट नंबर सही आपका होना चाहिए, उसी के बेस पे ये रिफंड होता है। बाकी इसमें सारा डिटेल डालेंगे आप, अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम आपका जो भी है, और अकाउंट नंबर को कंफर्म करने के बाद IFSC कोड डालना है तो ऑटोमेटिक वो फेच कर लेगा नेम ऑफ बैंक एड्रेस। ये सेव करके नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपका आएगा क्वालिफिकेशन आपको डालना है, तो इसमें क्वालिफिकेशन मेरा 10th पहले से मैंने डाला हुआ है तो ये आ गया जो है। अब इसके बाद JEE के लिए जो है डिप्लोमा है, क्वालिफिकेशन में भी आप
इंजीनियरिंग भी डाल सकते हैं, डिग्री जो है आपके पास बीएससी है उसके लिए भी कुछ पोस्ट हैं बेसिक के लिए, फिर केमिकल एंड मेटलर्जिकल के लिए। तो जो जो आपके पास वैकेंसी है, अरे क्वालिफिकेशन है, सॉरी क्वालिफिकेशन जो जो है आप उसको 1 बाय 1 करके यहाँ पे ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है। 3 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में, या फिर बैचलर ऑफ साइंस बीएससी हो, या डिग्री इन इंजीनियरिंग हो, या मैट्रिकुलेशन SSLC, ये चारों चीज़ आप डाल देंगे इसमें। फिर आपको डालने के टाइम पे, ये डालने के बाद आपको वो पूछेगा आपका स्ट्रीम कौन से डिसिप्लिन से भर रहे हैं, उसका सब स्ट्रीम क्या है। सपोज़ आपका इलेक्ट्रिकल का है तो इलेक्ट्रिकल में कौन सा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, या पावर इंजीनियरिंग है, या जो भी है, जो अलाइड जो आपका सब स्ट्रीम है वो आपको डालना है जिससे आपने किया है। जैसे मेरा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है तो मैंने ये डाल दिया इसमें। फिर स्टेट कौन से स्टेट से आपने किया है, फिर डिस्ट्रिक्ट क्या था, वो जिस डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज था, और उसके बाद नेम ऑफ इंस्टीट्यूट डालना है, और डेट ऑफ पासिंग कब आपने पास किया है ये आपको डालना है इसमें। तो फ्रेंड्स इस तरीके से फॉर्म को आगे भरते हुए चलना है। जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो भी आपका डिटेल है वो आप यहाँ पे भर देंगे। डिप्लोमा है वो, बीएससी अगर किया आपने वो, उसी के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट जब आप सेलेक्ट करेंगे जो भी बोर्ड, रेलवे बोर्ड, तो उसमें जो भी वैकेंसीज हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सारा ऑप्शन वहाँ पे मिल जाएगा चूज़ करने के लिए। प्रेफरेंस, पोस्ट का प्रेफरेंस, ये मैंने डाल दिया है जो मेरा है। डिप्लोमा भी है मैंने वो भी डाल दिया है, और डिग्री भी है तो उसका भी मैंने डिटेल यहाँ पे डाल दिया है। और डालने के बाद फिर नेक्स्ट, इसके बाद हम क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मुझे सपोर्ट मिलता रहे, आप लोग का ऐसा ही मोटिवेशन मिलता रहे इस वीडियो बनाने का। ये सारा मैंने डालने के बाद आप इसमें नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपका फ़ोटो और सिग्नेचर का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें यही बोला जा रहा है कि फ़ोटो और सिग्नेचर पहले एप्लीकेशन से फेच कर लिया जाएगा, लेकिन फिर भी आपका फ़ोटो 6 महीना से ओल्ड नहीं होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो उसको चेंज कर देना है। तो यहाँ पे देखिए मेरा फ़ोटो ऑलरेडी उन्होंने हटा दिया है, और जो है सिग्नेचर को सिर्फ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं अभी नीचे दिखाएगा। फ़ोटो ऑलरेडी यहाँ से हटा दिया गया है, क्योंकि फॉर्म भरे हुए काफ़ी समय हो गया पुराना, तो ये फ़ोटो हटा दिया गया और ये सिग्नेचर वहाँ पे है। तो मैं दोबारा से फ़ोटो डाल दूँगा। उसमें जो फ़ोटो ब्राउज़ करके आपको जो है डालना है, उसमें जो कुछ चीज़ें दी हुई हैं कि देखिए आप पिक्सल आप सेट कर लीजिएगा। पेंट्स में डाल करके 320x240 का पिक्सल का सेट कर देना। 30 से 70 KB के बीच में होना चाहिए तो ऑटोमेटिक वो फ़ोटो ले लेगा। और सिग्नेचर का भी दिया हुआ 30 से 70 के बीच में होना चाहिए, 30 से 70 KB के बीच में होना चाहिए। 140 बाई 60 पिक्सल का जो आप सेट कर देंगे पेंट में जाके, तो वो ऑटोमेटिकली वो साइज़ ले लेगा। इस तरीके से सेव कर देंगे। सेव करके नेक्स्ट कर देंगे डाटा, फिर ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका आ जाएगा यहाँ पे जो आपने बोर्ड सेलेक्ट किया है वो आ जाएगा आपका। और उसके बाद जितनी पोस्ट आप एलिजिबल पोस्ट हैं जिस पोस्ट के लिए, वो सारा पोस्ट इस साइड में देखिए लेफ्ट साइड में आ गया। अब इसको आपको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में सेट करना है, कौन कौन सा किस ऑर्डर में आपको सेट करना है। इसके बारे में फ्रेंड्स आप रिसर्च करके अपना जो है डिटेल पहले से बना लेंगे कि हाँ जिस भी बोर्ड में आपको बनना है वो डिसाइड कर लीजिए। उसके बाद जो जो पोस्ट आपको बढ़िया हैं जैसे वो आप रिसर्च करके 1 बाय 1 आप कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग ये सेट कर लीजिए। देखिए जब मैंने सेट कर दिया तो सारा राइट हैंड साइड में आ गया पोस्ट का जो प्रेफरेंस मैंने डाल दिया है। उसके बाद इन्होंने बोला है सेलेक्ट एग्ज़ाम ग्रुप करना है। ये यहाँ पे डिक्लेरेशन आपको टिक करना है कि मैंने एक्सेस कर लिया है, एक्सरसाइज कर लिया है सारा जो पोस्ट है। दोबारा चेंज होने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पे वही चीज़ बोल रहा है कि एग्ज़ाम ग्रुप आपका जो है वो आपको डालना है क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो मेरा इलेक्ट्रिकल एंड लाइट इंजीनियरिंग में आएगा, वो ऑटोमेटिक दिखा देगा पहले ही मैंने जब डाला वहाँ पे। फिर आपको डिक्लेरेशन जो है वो डालना है। फिर प्लेस आपको डालना है, जिस प्लेस से हैं आप वो प्लेस आप इसमें फिट कर देंगे, और डेट है ही, और प्रीव्यू एप्लीकेशन करेंगे। उसके बाद आप सारा एक बार अपना एप्लीकेशन चेक कर लेंगे, कोई भी नेम डेट या किसी भी तरह का कोई एरर तो नहीं रह गया, कोई मिस्टेक तो नहीं होगी आपको फॉर्म में। वो सारा एक बार चेक करके इस बात का बेहद ध्यान दें फ्रेंड्स कि जो आपको पोस्ट प्रेफरेंस डालना है उसका आप रिसर्च कर लें, और बढ़िया अपने हिसाब से जो आपको सही लगता है अपने फ्रेंड से पूछ लें, या जिसको जानकारी हो उससे जानकारी ले लें, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग डालें। फिर आप एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे तो ये देगा कि आप इसके बाद कोई चेंज नहीं कर सकते। फिर मैंने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म यहाँ पे फिलअप हो गया। फ़ी पे करने का पेज आ गया। यहाँ से हम फ़ी के लिए
प्रोसीड करेंगे तो यहाँ 2 तरह का ऑप्शन आ रहा है, पे विद SBI ई-पे या फिर पे विद CSC वैलेट। CSC वैलेट से पे कर सकते हैं, अगर CSC से भरवा रहे हैं कहीं से फॉर्म तो, या पे विद SBI ई-पे पे करूँगा मैं मेरा। यहाँ पे डिक्लेरेशन क्लिक करके प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद देखिए वहाँ पर डेबिट कार्ड का आएगा, इंटरनेट बैंकिंग का आ रहा है और UPI का भी आ रहा है। तो यहाँ पे मैं UPI से पेमेंट करूँगा। डेबिट कार्ड से आप कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड है तो ईजिली कोई दिक्कत नहीं, पेमेंट हो जाएगा। मैं UPI से पेमेंट करूँगा। तो UPI के थ्रू मैंने यहाँ पे आपको या तो अपना UPI ID डालना पड़ेगा। UPI नंबर डालने के बाद आप जब क्लिक करेंगे तो वो आपको UPI ऐप की मैसेज भेजेगा कि हाँ 500 रुपये का जो है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को पेमेंट करना है। वहाँ से आप रिक्वेस्ट को पे करेंगे तो वो पे होने के बाद कुछ सेकंड के बाद यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा पेमेंट, और रिफ्लेक्ट होने के बाद आपको पेमेंट प्रिंट रिसिप्ट जो है दिखाएगा। आप रिसिप्ट जो है प्रिंट करके रख सकते हैं फ्यूचर आपका रेफरेंस के लिए। तो ये देखिए अभी पेज पेमेंट कर रहा हूँ मैं, इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है इतना 5 मिनट लमसम टाइम देता है, 5 मिनट का, जिसके अंदर ही आपको UPI पे ऐप पे पेमेंट करना होगा। इस बात का जरूर ध्यान दें, उससे लेट होगा तो आपका पेमेंट फंस सकता है, तो ऐसी गलती ना करें। और पेमेंट आप जो है वहाँ से प्रोसेस कर दें। प्रोसेस करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेता है, उसके बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अभी देखिए थोड़ी देर में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और रिफ्लेक्ट हो गया। देखिए फ्रेंड्स अभी ये पेज लोड हो रहा है, इसके बाद देखिए दिखा दिया सक्सेसफुल हो गया। प्रिंट रिसिप्ट कर सकते हैं, यहाँ पे दिखाएगा नीचे प्रिंट रिसिप्ट का ऑप्शन आएगा। ये प्रिंट पे दबा करके प्रिंट को रिसिप्ट को प्रिंट करके रख सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। या आप फोटो कॉपी करा लें, आप अपने लैपटॉप में या मोबाइल में जहाँ भी सेव करके रखना आप रख सकते हैं, या अपने हार्ड डिस्क में रखना और रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ तक आपको वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे फॉर्म फिलअप हो गया दिखा रहा है, यहाँ पे पेमेंट कम्प्लीटेड दिखा रहा है। अभी आप स्टेटस वेरीफाई चेक नहीं कर सकते हैं। हम व्यू एप्लीकेशन जा करके चेक करेंगे, अपना एप्लीकेशन चेक करेंगे। ये देखने के बाद नीचे यहाँ पे आप सारा चीज़ देख सकते हैं और इसको प्रिंट करके रख सकते हैं। नीचे प्रिंट का ऑप्शन है तो प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के बाद अपना इसको फ्यूचर के लिए रख लेंगे, रेफरेंस के लिए, क्योंकि आगे काम आएगा। अगर आप इनके सेलेक्ट हो जाते हैं तो ये लेके जाना पड़ेगा जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो फ्रेंड्स ये था आपको मेरी तरफ से जो है RRB JEE का फॉर्म फिलअप का सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो मैंने दिखाया आपको बहुत इजी है, आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा RRB JEE का फॉर्म फिलअप करने समय आपका कुछ चीज़ें टेक्निकल हैं, वो बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। प्लस आपको पोस्ट प्रेफरेंस सेट करते समय ये भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू।